सोहना में कांवड़ियों की पिकअप वैन पर गिरी हाई टेंशन तार से डीजे वैन की टक्कर के बाद हादसा। वैन में सवार सभी 21 कांवड़िए बाल बाल बचे। चंडीगढ़ में सीएम नायब सिंह सैनी का सम्मान समारोह, ओबीसी समाज की ओर से सम्मान समारोह का आयोजन। सीएम सैनी ने नए राज्यपाल असीम घोष का राजभवन में किया स्वागत। विधानसभा स्पीकर हरविंदर कल्याण भी रहे मौजूद। नवनियुक्त राज्यपाल ने कहा, सीएम के साथ मिलकर गरीबों का करेंगे उत्थान। संसद के मानसून सत्र से पहले सर्वदलीय बैठक, केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू करेंगे बैठक की अध्यक्षता। सत्र के दौरान उठाए जाने वाले मुद्दों पर होगी चर्चा। चंडीगढ़ के फर्नीचर मार्केट में बुलडोजर एक्शन जारी, पॉकलिन मशीनों से तोड़ी जा रही हैं अवैध दुकानें। 1500 पुलिसकर्मियों की मौजूदगी में कार्रवाई। सोनीपत में केएमपी एक्सप्रेसवे पर लूटपाट करने वाले बदमाशों से एनकाउंटर। 12 मामलों में वांछित एक बदमाश के पैर में लगी गोली, घायल का सोनीपत सिविल अस्पताल में चल रहा इलाज। चरखी दादरी की वाल्मीकि बस्ती में वैन सवार लोगों पर फायरिंग, फ्रंट मिरर में गोली लगने के बाद पलटी गाड़ी। बदमाशों ने वैन सवारों को डंडों से पीटकर किया घायल, पीजीआई रेफर। फिरोजपुर में भारत पाक सीमा के पास पाकिस्तानी घुसपैठिया गिरफ्तार, सीमा पार करने की कर रहा था कोशिश, बीएसएफ कर रही है पूछताछ। कांवड़ यात्रा को लेकर यूपी पुलिस सख्त, यात्रा के दौरान त्रिशूल, हॉकी स्टिक और डंडा लेकर जाने पर रोक, आदेशों का उल्लंघन करने पर दर्ज होगी एफआईआर। वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लीजेंड्स 2025 में भारत और पाकिस्तान के बीच होने वाला मैच रद्द। भारतीय टीम के 5 खिलाड़ियों ने पाकिस्तान के खिलाफ खेलने से किया इनकार, टिकट के पैसे वापस करेगा WCL। नमस्कार, स्वागत है न्यूज 18 पंजाब हरियाणा में। मैं आपके साथ कुलदीप भारद्वाज। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे सोहाना से, जहां पर एक बड़ा हादसा बाल बाल टल गया। बाल बाल हादसा होने से बच गया। कांवड़ियों की पिकअप वैन पर हाई टेंशन तार गिरा। हाई टेंशन तार से डीजे वैन की टक्कर के बाद यह हादसा हुआ। हादसे के वक्त पिकअप वैन में 21 कांवड़िए सवार थे। ये सभी हरिद्वार जा रहे थे। 21 कांवड़िए इस हादसे में बाल बाल बचे हैं। घटना बीती देर रात की है, जब सोहना से हरिद्वार के लिए कांवड़ियों का एक जत्था जा रहा था। जत्था डाक कांवड़ लेने जा रहा था। जब वह सोहना के चिल्ड पॉइंट के समीप पहुंचा तो डीजे काफी ऊंचा होने के कारण ऊपर जा रहे हाई टेंशन तार से टकरा गया, जिससे तार टूटकर पिकअप पर आ गिरा। उस समय पिकअप में 21 कांवड़िए मौजूद थे। हादसे में किसी को भी करंट नहीं लगा, ये गनीमत रही और एक बड़ा हादसा टल गया। जिस बड़ी दुर्घटना जो है ये टल गई है। घटना के बाद बिजली विभाग ने फौरन कार्रवाई की। कार्रवाई करते हुए बिजली आपूर्ति को पूरी तरह से रोक दिया गया। मौके पर हाइड्रा को बुलाकर तार को डीजे से हटवाया गया। तो ये बड़ा हादसा देखने को मिला है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरे सहयोगी संजय राघव हमारे साथ जुड़े हैं। संजय, क्या पूरा ये मामला था, ये अपडेट क्या है इस खबर में, अभी तक क्या कार्रवाई की जा रही है? जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि देर रात ये कांवड़ जो हरिद्वार के लिए जा रहे थे और डाक कांवड़ लेने जा रहे थे। जो इनकी पिकअप थी और इस पर जो डीजे था वो काफी ऊंचाई पर था। जैसे ही जा रहे थे तो जो हाई टेंशन तार थी जी, साथ में कुछ तारे उसमें, जिसके बाद हाई टेंशन तार उस पिकअप पे पड़ जाता है और उसके बाद पड़ने के बाद हम अफरा तफरी का करीब 21 कांवड़िया इसमें मौजूद थे। और जब पुलिस मौके पर पहुंची तो पुलिस ने मौके पर जाते ही सबसे पहले वहाँ की बिजली को बंद कराया गया और उसके बाद वहाँ पर एम्बुलेंस और फायर ब्रिगेड, उसके बाद यहाँ पर इन सभी को उस हाइड्रा की मदद से इस डोरी को हटाया गया है। जो हाई वोल्टेज जो यहाँ पर जो वायर थी उसको हटाया गया। उसके बाद इन सभी कांवड़ियों को कुशल निकाला गया। जी संजय, तो ये जो बिजली आपूर्ति बंद की गई थी, क्या इलाके में अभी भी बिजली बंद है या उसको शुरू कर दिया गया है? मुरम्मत का कार्य होने के बाद जो है बिजली आपूर्ति बंद की गई थी वो शुरू हो चुकी है। वो उसी समय चालू कर दी, क्योंकि करीब आधा घंटा लगा था वहाँ पर। और उसके बाद जब उसको हाइड्रा से जब उसको हटा दिया गया उसके बाद उस लाइन व्यवस्था को दोबारा दुरुस्त कर दिया गया। जी, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो एक बड़ा हादसा बाल बाल टल गया, नहीं तो बड़ा हादसा हो सकता था। 21 कांवड़िए इस पिकअप में सवार थे। वहाँ मौके पे जाकर देखा तो एक जो कांवड़ वाले कैंटर होती है उसमें ऊपर तक डीजे लगे हुए थे। डीजे का सेटअप था, उसमें वो तार जो है वो अटक गए और वो केबल टूट गई। नहीं, हताहत तो कोई नहीं हुआ।
एक्चुअली वो टूटी नहीं थी, इसकी जो सपोर्ट थी वो टूट गई थी और तार नीचे लटक गई थी, जिसको जो है हाइड्रा बुलाकर ना ऊपर करा दिया गया था। उधर सोनीपत में बदमाशों और पुलिस के बीच एनकाउंटर हुआ। पैर में गोली लगने से एक बदमाश घायल हुआ है। केएमपी एक्सप्रेस वे पर लूट के मामले में यह कार्रवाई की गई है। लूटपाट करने वाले गिरोह का सरगना गिरफ्तार हो गया है। आरोपी पर लूट के 12 से ज्यादा मामले दर्ज हैं। पुलिस ने आरोपी पर 5,000 रुपए का इनाम भी रखा था। सोनीपत स्पेशल एंटी गैंगस्टर यूनिट ने यह पूरी कार्रवाई की। यूपी का रहने वाला आरोपी इसमें गिरफ्तार हुआ है। दानिश उर्फ गोलू घायल है। आरोपी का इलाज सोनीपत के नागरिक अस्पताल में चल रहा है। तो ये एक्सप्रेस वे पर, केएमपी एक्सप्रेस वे पर लूटपाट की वारदातों को अंजाम देते थे, जिसको लेकर पुलिस ने कार्रवाई की, एनकाउंटर किया और इस एनकाउंटर में बदमाश के पैर में गोली लगी है। पर हम यहाँ आए थे, जिसको रुकवाने की काफ़ी कोशिश की, लेकिन इसने पुलिस पार्टी पर फायर कर दिया। जिसको रोकने के लिए एक फायर इसके ऊपर किया गया। ये घायल अवस्था में यहाँ गिर गया था। इसके पैर में गोली लगी सर? हाँ, इसके दाएं पैर में गोली। सर मौके पे कुछ बरामद भी हुआ है? मौके पे एक असला बरामद हुआ है। सर इसमें पहले भी कोई मुकदमा दर्ज है? हाँ, पहले यूपी में ये गैंगस्टर एक्ट के तहत भी बंद रह चुका है। इस पर तकरीबन 12-13 हाईवे रॉबरी के मुकदमे। ये कोई किसी वारदात की फिरक में था क्या? हाँ, ये ट्रक वालों से, ट्रक ड्राइवरों से पैसे छीनते हैं। उनको रुकवा कर, या जो ट्रक रुके हुए होते हैं उनसे पैसे छीनते हैं। ये किसी गैंग से भी जुड़ा हुआ सर, कोई तारीख का? इनका अपना ही गैंग है। इसका साथी है जो आज कुंडली थाना ने अरेस्ट किया है, सावेज। तो ये बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरे सहयोगी नितिन अंतिल मेरे साथ जुड़े हैं। नितिन, क्या ये पूरा मामला है, किस तरह से आरोपी तक पुलिस पहुंची और फिर ये एनकाउंटर हुआ, एनकाउंटर की वारदात सामने आई? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, कुंडली थाना पुलिस ने एक सावेज नाम के आरोपी को गिरफ्तार किया था और गिरफ्तारी के बाद उसने खुलासा किया कि वो और उसका साथी दानिश, ये दोनों के दोनों हाईवे पर जो ट्रक चालक है उनसे लूट की वारदातों को अंजाम देते हैं। लेकिन जब पुलिस ने गहनता से पूछताछ की तो पता चला कि ये 3 का ग्रुप है, जो तीनों ही उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। इन्हीं का साथ एक सवाबुद्दीन भी है, जो तीनों हाईवे केएमपी पर खड़े होते थे, ट्रक चालकों को अपना शिकार बनाते थे। जो बात की जाए दानिश की, तो दानिश के बारे में पुलिस ने पूछताछ की तो पता चला कि केएमपी पर जखोली टोल के पास वो है किसी वारदात को अंजाम देने के लिए आएगा। और उसी तरह एंटी गैंगस्टर यूनिट की टीम, अजय धनखड़ जो प्रभारी के नेतृत्व में एक टीम का नेतृत्व किया गया और गिरफ्तारी की तैयारी की गई। लेकिन गिरफ्तारी से पहले ही दानिश को शक हो गया और उसने पुलिस पार्टी पर फायरिंग कर दी। जब पुलिस ने परजवाबी फायरिंग की तो उसके पैर में गोली लगी और पुलिस ने उसको गिरफ्तार कर लिया। उसके पास एक अवैध हथियार, एक मोबाइल फोन और एक पिस्तौल जो गोली भी बरामद हुई है। पुलिस ने खुलासा किया कि पुलिस ने 5,000 रुपए इनाम रखा था। हरियाणा और जो उत्तर प्रदेश में इसके खिलाफ 12 अलग अलग हाईवे लूट के ही मामले दर्ज हैं। फिलहाल पुलिस इसके साथ, पुलिस का यह कहना था कि यह गिरोह का सरगना था और इसके अपने साथी सावेज और सहाबुद्दीन को शामिल कर रखा था और ये तीनों ही ट्रक चालकों को शिकार बनाते थे, लूट की वारदातों को अंजाम देते थे। फिलहाल पुलिस घायल का इलाज सिविल अस्पताल में करवा रही है। उसे अब पुलिस का कहना था कि ठीक होने के बाद रिमांड पर लेंगे ताकि उससे गहनता से पूछताछ की जा सके और पता लगाया जा सके कि ये तीनों के अलावा और कोई भी इनके ग्रुप में शामिल था या नहीं। जी, तो अभी दानिश के अलावा और कितने लोग गिरफ्तार होने बाकी हैं या हो चुके हैं? जी बिल्कुल, मैं आपको जानकारी दे दूं, जो सावेज है सबसे पहले कुंडली थाना पुलिस ने उसी की गिरफ्तारी की थी और उसी की गिरफ्तारी के बाद जब पुलिस ने गहन पूछताछ की तो उसी ने जो दानिश है उसकी सूचना दी थी और बताया था कि उसकी गिरफ्तार वहां से किया जा सकता है, जिसके बाद पुलिस से मुठभेड़ हुई है। हालांकि उसका एक साथी सहाबुद्दीन अभी बचा हुआ है। 2 की गिरफ्तारी हो चुकी है और इसी के बाद पुलिस ने रिमांड पर लेने का प्रयास करेगी ताकि अन्य आरोपियों तक पहुंचा जा सके। बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए नितिन। तो एनकाउंटर हुआ, दानिश को गिरफ्तार किया गया है, एक साथी इसका पहले ही पकड़ा गया है। फिलहाल तीसरे साथी की तलाश जारी है। अब बात करेंगे चरखी दादरी की वाल्मीकि बस्ती की, जहां गाड़ी सवार लोगों पर फायरिंग हुई। गाड़ी के फ्रंट शीशे पर गोलियां लगी। फायरिंग के बाद गाड़ी जो है वो अनबैलेंस्ड होकर पलट गई। गाड़ी सवार लोगों की डंडों से पिटाई की गई। गंभीर रूप से एक युवक घायल हो गया है मारपीट में, जिसके बाद पुलिस के पहुंचने से पहले ही बदमाश मौके से फरार हो गए। 2 पक्षों में आपसी रंजिश की वजह से ये हमला हुआ, ऐसा बताया जा रहा है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार कई राउंड फायरिंग हुई है, लेकिन गोलियां कार के शीशे पर ही लगी। गनीमत रही इसमें किसी भी तरह के जानी नुकसान से बचाव रहा। तो चरखी दादरी में फायरिंग की वारदात ये सामने आई वाल्मीकि बस्ती में, जहां पर गाड़ी सवारों पर फायरिंग की गई।
गाड़ी के शीशा जो है इस फायरिंग में क्षतिग्रस्त हुआ है। एक युवक गंभीर रूप से जख्मी है जिसे पीजीआई रेफर किया गया है, लेकिन गनीमत रही कि जानी नुकसान से बचाव रहा। पुरानी रंजिश का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। अब बात करेंगे चंडीगढ़ की, जहां फर्नीचर बाजार में प्रशासन का पीला पंजा चला है। बड़ी मशीनों से दुकानों पर बुलडोजर एक्शन दिखाई दिया गया। बाजार में भारी संख्या में पुलिस बल तैनात है। सेक्टर 53 में 116 दुकानों पर यह कार्रवाई की जा रही है। दुकानदारों ने बचा हुआ सामान उठाया है। नगर निगम ने आज का अल्टीमेटम दिया था, जिसके बाद यह कार्रवाई की जा रही है। 1980 में बने बाजार को अवैध घोषित कर यह कार्रवाई की जा रही है। आपको बता दें, चंडीगढ़ का फर्नीचर बाजार है ये, जहां पर कार्रवाई दिखाई दे रही है। इस समय कार्रवाई की जा रही है। दुकानों को तोड़ा जा रहा है। इन दुकानों को अवैध घोषित किया गया, जिसके बाद यहां पर प्रशासन का पीला पंजा चला है। दुकानदारों को सामान हटाने का समय दिया गया था, जिसके बाद भी जिन दुकानदारों ने सामान नहीं हटाया उन्हें एक बार फिर से कार्रवाई करने से पहले सामान हटाने का समय दिया गया था कि आप सामान हटा लें। लेकिन मुझे लगता है कि अब प्रशासन जो है और समय देने के फेवर में नहीं है, जिसके बाद अब ये कार्रवाई की जा रही है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरे सहयोगी मनोज राठी हमारे साथ जुड़े हैं। जी मनोज, किस तरह से ये कार्रवाई की जा रही है और क्या हालात इस वक्त वहाँ पर? देखिए, बिल्कुल जैसे आपने भी जिक्र किया कि आज सुबह से ही ड्राइव लगातार जारी है। हालांकि दुकानदारों के कहने पर थोड़ी देर का जरूर समय दिया गया था कि अपना सामान जो है, अपना फर्नीचर है, उसको निकाल लिया जाए, लेकिन 1 घंटे के अल्टीमेटम के बावजूद फिर दुकानदारों का कहना था कि उन्हें समय दिया जाए। लेकिन प्रशासन का कहना था कि काफी समय दिया जा चुका है और ऑलरेडी नोटिस जो है वो दिया जा चुका है, मुनादी भी की गई थी पिछले हफ्ते, लेकिन अब उनको समय नहीं दिया जा रहा। और लगातार सुबह से ही करीब 8:15 बजे ड्राइव शुरू हुई थी और अभी जो ड्राइव है वो लगातार जारी है। हमारी डिप्टी कमिश्नर जो चंडीगढ़ है उनसे बातचीत हुई, एसएसपी चंडीगढ़ मौके पर पहुंचे थे, उनसे भी बातचीत हुई है। अगर लॉ एंड ऑर्डर की बात करें तो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को देखते हुए करीब 1500 से भी ज्यादा पुलिस मुलाजिम वहां पर लगाए गए हैं, किसी तरह से कोई लॉ एंड ऑर्डर खराब ना हो। इसके साथ साथ डिप्टी कमिश्नर ने जो जानकारी दी है कि ये पूरी जगह जो है वो एक्वायर हो चुकी है, जिसको लेकर इनको काफी समय से अल्टीमेटम दिया जा रहा था। इनको पहले भी नोटिस दिए गए थे। और बात रही कंपनसेशन की, किसी भी तरह से कोई कंपनसेशन जो है वो नहीं दिया जाएगा और ना ही इनको कोई जमीन जो है वो दी जाएगी। मनोज, यहाँ पर एक सवाल ये भी उठता है कि पिछले करीब 40 साल से ये लोग यहाँ पर दुकान कर रहे थे, तो क्या इस दौरान पता नहीं चला कि ये अवैध है और कार्रवाई नहीं की गई? देखो, बिल्कुल करीब 40 साल से ये पूरी मार्केट जो है, मार्केट एरिया काफी ज्यादा लगातार बढ़ता रहा। पहले थोड़ी दुकानें थी, उसके बाद धीरे धीरे आगे बढ़ती रही और अब करीब 116 दुकानें यहाँ पर हैं फर्नीचर मार्केट, जो लगातार इंक्रोचमेंट जो है वो देखने को मिल रही है। हालांकि प्रशासन का कहना है कि पिछली बार भी इनके साथ मीटिंग हुई थी, इनको कहा गया था, लेकिन उसके बावजूद इन्होंने नहीं हटे और अब जो है ये प्रशासन की तरफ से जो कार्रवाई है वो देखी गई। जी, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए मनोज। तो ये बड़ा बाजार था, एक फर्नीचर मार्केट काफी पुराना था, जिस पर अब ये कार्रवाई दिखाई दी गई है। फर्नीचर बाजार पर प्रशासन का पीला पंजा चला है। फर्नीचर मार्केट है, इसमें डिमोलिशन ड्राइव की हुई है। अर्ली मॉर्निंग हमारी ड्राइव शुरू हो गई थी और बड़ी पीसफुल तरीके से चली हुई है। 116 शॉप्स हैं जो यहाँ पे बनी हुई हैं, जिनको हम तोड़ रहे हैं और इसमें किसी तरह की कोई रेजिस्टेंस नहीं है। पीसफुल तरीके से ये काम चल रहा है। आज हमारी कोशिश है कि इसको जितना जल्दी हो सके कंप्लीट कर लेंगे और उसके बाद इसके मलबे को क्लियर करना और इसकी 4 दीवारी करना, चाहे वो बार्ड वायर से करें, पिलर्स से करें, वो हम करेंगे। साथ में ये जो रोड है इसके किनारे फुटपाथ और साइकिल ट्रैक भी बनना है, उसका काम भी हम कल से शुरू करवा देंगे। सर, टोटल कितना एरिया रसिया जा रहे हैं? टोटल लगभग 10-12 एकड़ ज़मीन पे बना हुआ है। फ्रंट के साथ साथ पीछे भी काफ़ी लोगों ने एनक्रोच जो है वो लेंथ वाइज कर ली थी। उस पूरे एरिया को हम आज क्लियर करवा रहे हैं। ये प्रशासन ने एक्वायर की हुई लैंड है और जो नई सेक्टर्स उनके डेवलपमेंट के लिए एक्वायर की गई थी बहुत साल पहले। जो यहाँ के लोग हैं इन्होंने कंपनसेशन भी जो ओरिजिनल ओनर्स हैं उन्होंने उठाया हुआ था। उसके बाद जो है ये लोग कोर्ट में भी गए थे, कोर्ट से भी इनको कोई राहत नहीं मिली और इसलिए आज हमने ये कार्रवाई की। सर, कोई नोटिस वगैरह भी दिया गया था इनको? जी, एडवांस में हमने नोटिस भी दिया था, बहुत पहले बता दिया था कि ये एनक्रोचमेंट हम हटाएंगे और इसीलिए सब लोगों ने अपनी शॉप्स, जैसे आज हम जब हटाने आए तो सारी दुकानें खाली थी, सब लोगों ने अपनी शॉप्स खाली भी कर ली हैं और चूँकि इस पे मुआवजा जो है वो उठा लिया गया था इस एक्वायर्ड लैंड पे, तो कोई बदले में
प्लॉट देने का या कुछ और देने का तो सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि लैंड एक्वायर हो चुकी है और मुआवजा इस पर उठाया जा चुका है। ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਬਿਲਕੁਲ ਪੀਸਫੁਲ ਹੈ ਜੀ। ਮੋਹਾਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਟਾਈ ਅਪ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਡੈਮੋਲੀਸ਼ਨ ਬਿਲਕੁਲ ਪੀਸਫੁਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਓਨਰਸ ਹੈ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਨਕਰੋਚਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਆਪਣਾ ਸਮਾਨ ਮੂਵ ਪੀਸਫੁਲੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੀ ਡਰਾਈਵ ਵੀ ਪੀਸਫੁਲੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਮ ਕਿੰਨੇ ਪੁਲਿਸ ਆਫਿਸ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਇੱਥੇ ਲਾਏ ਗਏ? ਦੇਖੋ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰੀ ਮਾਤਰਾ 'ਚ ਇੱਥੇ ਸਮਾਨ ਪਿਆ ਸੀ, ਵੱਡੀ ਦੁਕਾਨਾਂ ਸੀ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਤਕਰੀਬਨ 1100 ਤੋਂ 1200 ਦੀ ਫੋਰਸ ਇੱਥੇ ਤੈਨਾਤ ਹੈ। 5-6 DSPs ਲੱਗੇ ਹੈ ਤੇ SP ਸਿਟੀ ਦੇ ਅੰਡਰ ਸਾਰਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਇੱਥੇ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ बिल्कुल पीसफुल है। प्रशासन के साथ हमारी जनवरी में मीटिंग हुई थी डीसी साहब के साथ, उन्होंने यही कहा था पहले बसाएंगे फिर उठाएंगे। अब एकदम कैसे हुआ है मुझे तो इसके बारे में कुछ बताया नहीं। प्रशासन तो कह रहा है कि हमने पहले ही बताया 12 तारीख को बताया जी, 5 दिन में दुकान खाली हो जाएगी। बताओ भाई है कि चलो अभी भी ये कोऑपरेट तो कर रहे हैं कि सामान निकाल रहे हैं जी। अल्टीमेटम कितनी देर कर दिया सर? 5 दिन का ही 12 तारीख को दिया। आज सामान निकालने का अब निकाल रहे हैं, आपके सामने है, देखो क्या हाल है जी, मेरा भी क्या हाल है। इतना सामान निकलेगा कहाँ से? कल रात से मतलब 2 दिन हो गए, बुरा ही हाल है। सामान निकालते निकालते बुरा हाल है। अगर ये बात वो पहले कह देते तो हम ये 6 महीने में मेंटली प्रिपेयर हो जाते ना जी। अब ये सामान आपके सामने सारा टूट के जा रहा है, देखो आपके सामने कुछ नहीं बचा। कल भी जो माल अपने बेचा है औने-पौने दाम पे बेचा है कि जो बिक जाए, यानी रेट टू रेट आपने कल रेटों से भी कम बेचा महाराज, रेटों से भी कम बेचा है। अच्छा। चंडीगढ़ में हरियाणा के नवनियुक्त राज्यपाल असीम घोष का स्वागत किया गया। सीएम सैनी ने नए राज्यपाल का राजभवन में स्वागत किया। सीएम सैनी ने राज्यपाल असीम घोष को पुष्पगुच्छ भेंट किए। इस दौरान विधानसभा स्पीकर हरविंदर कल्याण भी मौजूद रहे। हरियाणा कैबिनेट के कई मंत्री भी मौजूद रहे। राजभवन में राज्यपाल असीम घोष का बयान सामने आया। सीएम की प्रगतिशील योजनाओं को प्रोत्साहित करने के लिए आया हूं। सीएम के साथ मिलकर गरीब लोगों का उत्थान करेंगे। राज्यपाल ने कहा कि विपक्ष के नेताओं के सकारात्मक विचारों को भी मुख्यमंत्री और सरकार तक पहुंचाया जाएगा। कल नए राज्यपाल का शपथ ग्रहण समारोह होगा, जिससे पहले चंडीगढ़ में राजभवन में सीएम सैनी ने उनका स्वागत किया। मैं इधर आया हूं चीफ मिनिस्टर का जो प्रोग्रेसिव मेजर्स है उसको इनकरेज करने के लिए, एंड चीफ मिनिस्टर का साथ हमारा जो कंसल्टेशन होगा वो कंसल्टेशन हरियाणा का पुअर पीपल के बेनिफिट्स के लिए होगा। ये हमारा कमिटमेंट है। हमारा और एक कमिटमेंट है जो अपोजिशन लीडर्स जो है उसका एक पेशेंट हियरिंग देने हुआ, उसका ओपिनियन क्या है, उसका व्यूज़ क्या है, एंड अपोजिशन लीडर्स का व्यूज़ एंड ओपिनियन आई शैल कम्युनिकेट इट टू आवर ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर। रेवाड़ी में महिला की बेरहमी से हत्या कर दी गई। बेडरूम के फर्श पर लहूलुहान हालत में महिला का शव मिला। महिला के चेहरे और शरीर पर चोटों के निशान पाए गए। 47 साल की सुनीता घर में अकेली थी। रेवाड़ी के मसीत गांव की यह पूरी घटना है। फिलहाल पुलिस इस हत्याकांड की जांच में जुटी हुई है। जानकारी के मुताबिक सुनीता के पति जॉब के सिलसिले में घर से बाहर रहते हैं और उनका बेटा नर्सिंग का एग्जाम देने के लिए पठानकोट गया हुआ था। शुक्रवार की शाम को बेटे अर्जुन ने अपनी मम्मी को फोन किया। जो रिसीव नहीं हुआ तो उसने पड़ोसी को कॉल किया। पड़ोसियों ने महिला के शव को लहूलुहान हालत में देखा, जिसके बाद उन्होंने पुलिस को इसकी सूचना दी और पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घटना की छानबीन शुरू की। मैं अपने कॉलेज का एग्ज़ाम देने के लिए पठानकोट गया हुआ था, तो उस दौरान घर पे कोई नहीं था। घर पे सिर्फ 3 सदस्य हैं, मैं, मम्मी और पापा। पापा बाहर जॉब करते हैं और 2 मेरी सिस्टर है, उनकी शादी हो रखी है, तो घर पे मम्मी अकेली थी। उस दौरान किसी अज्ञात व्यक्ति ने, किसी अनजान व्यक्ति ने घर पे आके मम्मी के ऊपर हमला किया और बड़ी बेरहमी से मम्मी की हत्या की। जल्दी से जल्दी मुजरिम को पकड़ा जाए, जो दरिंदा है उसको पकड़ा जाए और जल्दी से जल्दी कार्रवाई की जाए। अजय कुमार गया तो अजय कुमार वहाँ गेट बंद था। उसने सब कुंडी खोल गए और भीतर कमरा में प्रवेश हुआ। उसने लाइट जलाई तो लाइट में वो पड़ी हुई देखती वो डर गया। वो भाग कर फिर मेरे कने गया, भाई जल्दी आ थानेदार साहब जल्दी आ। और क्या बात होगी, नूला पूरा आ गया। हम भीतर गए तो हमने देखा तो भाई इसका ये चेहरा चूरा तो
ढक ही रहा था, सिर का यहाँ बंद रहा था, के वो चद्दर बंद रही थी, के बंद रहा था, हैं चद्दर बंद रही थी, वो मैंने खुलवाई। मैं बिल्कुल जाकर मैं वो देखी वो, तो उसका नबज कोई नहीं चल रही थी। मैं बोला भाई ये तो खत्म होगी। पानीपत में रेल की पटरी पर युवक का शव मिला, जिसके बाद पत्नी ने मायके वालों और ससुराल वालों को इसकी जानकारी दी। युवक के घर वालों को पुरुषोत्तम की हत्या का शक है। युवती पर हत्या के बाद शव को पटरी पर डालने का शक है। 4 महीने पहले युवक पुरुषोत्तम की शादी हुई थी। शादी के 10 दिन बाद पति के साथ मायके जो है युवती चली गई थी। एक प्राइवेट बैंक में जॉब करती है युवती। युवक को अपनी मां से भी बात नहीं करने देती थी युवती, ये आरोप है। और आरोप है कि शव को जो है हत्या के बाद रेलवे की पटरी पर फेंका गया है। जो ये उसकी शादी हुई थी वो 2-3 साल पहले से उसके साथ रिलेशन में थी, तो घर वाले उनके मान नहीं रहे थे। तो जैसे नहीं मानने तो उन्होंने मेरे हिसाब से कोर्ट मैरिज भी कर रखा था पहले, 1-1.5 साल पहले। तो फिर उन्होंने सोचा भाई इससे अच्छा तो भाई अपना फिर भेज ही दो। तो फिर उन्होंने उसकी शादी 4 महीने पहले कर दी थी। और उसके बाद में जैसे ही वो घर पे आई, तीसरे दिन वो ड्यूटी पे चली गई। उसने ये नहीं देखा भाई मतलब शादी है या कुछ है। और 10-15 दिन की तो छुट्टी लेता ही है बंदा। ले वही है। और 4-5 दिन के बाद में मान लिया जैसे शाम को घर आवा थी तो भाई इनके घर में भूत है या नु है, मतलब ऐसे ड्रामे शुरू कर दिए उसने। तो फिर वो उसको कन्वेंस करके उसको ना वहीं पे लेगी, अपने ससुराल में ही लेगी। हाँ, अपने मायके में लेगी, वहाँ अपने घर पर वहीं पर रहने लगा वो जाके। और सुबह पता चला कि भाई 5 बजे फ़ोन आया पड़ोसियों के पास में कि भाई ऐसे ऐसे करके। उसने पहले तो बताया कि भाई ये ट्रक के आगे आके एक्सीडेंट हो गया, फिर कहा कि नहीं रेल के साथ एक्सीडेंट हो गया, ऐसे ऐसे करके। तो ये साफ साफ जाहिर हो रहा है, जैसे उसकी बॉडी रेलवे ट्रैक पर पड़ी मिली ना, तो इससे साफ पता चलता है कि भाई उसको मार के डाला गया वो।